नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईईएस सागा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज में आज हमारा 9th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कॉइन्स की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉइन्स की बेसिक फीचर्स के बारे में। स्टडी ऑफ कॉइन्स यानी कि कॉइन्स को पढ़ने की जो स्कूल हैं उसको हम न्यूमिस्मेटिक के नाम से जानते हैं। न्यूमिस्मेटिक कॉइन्स की स्टडी को बोलते हैं और वहीं एपिग्राफी इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को बोलते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे पुराने कॉइन्स मिलते हैं हमें वो पंचमार्क टाइप्स कॉइन्स मिलते हैं। पंचमार्क टाइप कॉइन्स जो होते हैं वो बेसिकली एक शीट में से कुछ स्टैंडर्ड मेजर का कॉइन काट लिया जाता है उसमें से किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। और जो ये बेसिकली जो पंच मार्क कॉइन्स हैं या तो हमें मोस्टली हमें सिल्वर में मिले हैं और कुछ कुछ कॉपर के भी मिले हैं। इन जो पंच मार्क कॉइन्स हैं इन कॉइन्स में किसी भी प्रकार का लीजेंड नहीं मिला है। लीजेंड नहीं मिलने का मतलब है कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ लिखी हुई नहीं है, ना तो राजा का नाम या फिर डायनेस्टी का नाम, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कॉइन्स का एवोल्यूशन हुआ और अनस्क्राइब्ड कॉइन्स का सर्कुलेशन चालू हुआ। अनस्क्राइब्ड कास्ट कॉइन्स क्या होती हैं? ये भी है तो अनस्क्राइब्ड पंचमार्क कॉइन्स की तरह अनस्क्राइब्ड है, पर इनमें ये पंचमार्क नहीं है, ये कास्टेड है। यानी कि कोई भी शेप पहले से बनी होती थी, उसके अंदर कॉपर को मेल्ट करके मोल्टन स्टेट में डालते थे और जो कॉपर था वो उसका शेप ले लेता था। जैसे कि अपन मूर्ति बनाते हैं ना वैक्स मेथड से, उस तरीके से इसको बनाते थे। सेम चीज़ें, बस उसमें अपन शीट में से काट लेते थे। पंचमार्क में, पंचमार्क के अंदर तो शीट में से काटते थे एक कॉइन, और इसमें क्या होता था कि मेटल को पिघला के और पिघले हुए मेटल को शेप में डाल के बनाते थे। ये मोस्टली हमें कॉपर की मिली है। इसके बाद स्टार्ट होता है डाई स्ट्रक कॉइन्स। डाई स्ट्रक कॉइन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार इंडो ग्रीक्स यानी कि जो अलेक्जेंडर के सक्सेसर थे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में, उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडो ग्रीक्स ने ये जो डाई स्ट्रक कॉइन्स थी ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट में सर्कुलेट करना या फिर मतलब इशू करी इन्होंने। इस जो डाई स्ट्रक कॉइन्स होती है ये इनमें क्या होता है कि जैसे सील होती है वैसे ही उस ज़माने में क्या होता था कि ये जो जैसे ये राजा का चेहरा बना हुआ है इसका पहले से सील पे शक्ल बनी होती थी। उस सील को क्या करते थे, गर्म करके मेटल के ऊपर छाप देते थे, तो ऐसा कि ऐसी शक्ल उस पर बन जाती थी या फिर जो भी उस सील के ऊपर था वो उस पर लिख जाता था। जो ये ग्रीक कॉइन्स थे, इंडो ग्रीक के कॉइन्स थे, ये फर्स्ट टाइम इनके ऊपर किसी न किसी राजा का नाम और राजा की शक्ल इस पर पहली बार इमेज इन पे देखी गई है। दूसरी चीज़, जो इंडो ग्रीक्स की जो कॉइन है ये बाइलिंगुअल है, यानी कि दो लैंग्वेज में इसके ऊपर लीजेंड लिखे हुए थे, और या फिर बाई स्क्रिप्ट यानी कि दो लैंग्वेज तो थी और स्क्रिप्ट भी दो यूज़ की गई थी, जैसे कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट और दूसरी जैसे खारोस्ती स्क्रिप्ट या फिर खारोस्ती या फिर अरामाइक स्क्रिप्ट, तो दो स्क्रिप्ट इन्होंने यूज़ की थी। शक और जो पार्थियंस थे उनकी कॉइन्स भी बेसिकली इंडो ग्रीक्स जैसी ही थी। इसके बाद जो कॉइनेज का इंडिया में जो हिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड है वो है कुषाणा पीरियड। कुषाणा पीरियड की जो कॉइन्स हैं वो बेसिकली 1st सेंचुरी सी से लेकर 4th सेंचुरी सी के बीच में इनका सर्कुलेशन मेनली रहा था। जो कुषाण थे ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने लार्ज नंबर में गोल्ड कॉइन को इशू किया था। सबसे पहले लार्ज नंबर पे इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू करने वाले पहले रूलर्स थे ये। कुषाणा पीरियड में सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स इशू हुई थी। अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स का मतलब है कि ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब कॉइन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी उस समय में, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा था। सिल्वर कॉइन्स बहुत रेयर हैं कुषाणा पीरियड की। इनके जो लीजेंड्स हैं वो भी हमें मैक्सिमम जनरली ग्रीक में देखने को मिलते हैं और सम केसेस में खारोस्ती भी हमें देखने को मिलती है। जो सातवाहना रूलर्स थे कुषाण के बाद, जो सातवाहना रूलर्स थे उस वाले कुषाणा पीरियड के समकालीन थे पेनिनसुलर इंडिया में। इन्होंने ये पहले ये रूलर्स थे जिन्होंने टिन की कॉइन्स इशू की थी। कॉपर और सिल्वर कॉइन्स तो ये भी इशू कर ही रहे थे। उसके बाद हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेनली पेनिनसुलर इंडिया में हमें गोल्ड कॉइन्स वो भी रोमन ओरिजिन की भी मिलती हैं। ये बेसिकली ये सिग्निफाई करता है कि जो रोमन ट्रेड इंडो रोमन ट्रेड था वो उस समय में फ्लरिश करता था। अर्ली सेंचुरी सी में इंडो रोमन ट्रेड बहुत अच्छे से इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में होता था, इसलिए हमें कॉइन मिलती है।
इसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कॉइनेज का, वो है इम्पीरियल गुप्ता का पीरियड। गुप्ता एज के दौरान पे सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ डाई स्ट्रक कॉइन्स इशू की गई थी। इनके जो लीजेंड्स थे वो मेनली संस्कृत में थे। कौन से? गुप्ता के ही लीजेंड थे वो संस्कृत में थे, जबकि कुषाण के किस में थे? ग्रीक में थे। उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो मोनेटाइजेशन था वो बहुत हद तक कम हो गया था, परंतु जो अर्ली पोस्ट गुप्ता एज के बाद जो अर्ली मिडाइवल एज था उस समय कुछ कुछ लेवल पे जो कोइनेस था या फिर कोइंस की इशुएंस थी वो बढ़ गई थी। इसका हमें पता लगता है कि जो कश्मीर रीजन में जो रूलर्स थे, कारकोरा डायनेस्टी, उन्होंने इशू किए थे कॉइन्स। हरिकेला रूलर्स ने इशू किए थे वेस्ट बंगाल में, बंगाल वाले रीजन में। उसके अलावा जो 11th और 12th सेंचुरी में, 11th और 10th 11th सेंचुरी में कालाचुरी किंग्स हो गए या फिर उड़ीसा में रूलर्स हो गए, इन्होंने कॉइन्स इशू की थी। गढ़वाला किंग, गढ़वाल जो कि जयचंद के पूर्वज थे, उन्होंने भी कॉइन्स इशू की थी। अब कॉइन्स की हिस्ट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? कॉइन्स किस प्रकार से एक इम्पोर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का? सबसे पहले तो ये हमें बताता है इन किसी भी एरिया की मॉनेटरी हिस्ट्री, यानी कि उस रीजन में जो मुद्रा का जो विकास है वो कैसे हुआ। जो कॉइन्स हैं या फिर यानी कि जो मनी है, करेंसी है, उसका सर्कुलेशन कैसा था, किस तरीके से उसको प्रोड्यूस किया जाता था, क्या उसकी वैल्यू होती थी, क्या पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता था, वो सब चीज़ें हमें मॉनेटरी, वो सब चीज़ें हमें जो कॉइन्स होती है वो इन्फॉर्मेशन देती है। इसके अलावा कॉइन्स की प्रेजेंस, कॉइन्स की क्वांटिटी और क्वालिटी हमें ट्रेड एंड कॉमर्स को भी हमें इन्फॉर्मेशन देती है। अगर कॉपर कॉइन बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में मिली है, इसका मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ही फ्लरिशिंग लेवल में था, क्योंकि कॉइन्स की डिमांड बढ़ना मतलब सिंपल सी बात है कि ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ही फ्लरिशिंग था। इसके अलावा हमें जो कॉइन्स के ऊपर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट मिलती हैं, इसलिए हमें लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की भी नॉलेज मिलती है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस ज़माने में क्या स्क्रिप्ट यूज़ की जाती थी और कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। इसके अलावा जो कॉइन्स हैं वो हमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बारे में भी इंडिकेट करते हैं। अगर कॉइन्स की प्योरिटी और वॉल्यूम, यानी कि गोल्ड कॉइन्स बहुत ही ज़्यादा लेवल क्वांटिटी में अगर इशू की गई हैं और उनकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो पता लगता है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि गुप्ता पीरियड में क्या था कि प्योरेस्ट क्वालिटी ऑफ गोल्ड कॉइन बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में मिली है, तो बताता है कि वो गोल्डन एज थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इसके अलावा हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री भी हमें बताते हैं ये कॉइन्स किस प्रकार से, कॉइन्स के ऊपर जो किंग्स होते थे या फिर डायनेस्टी के नेम लिखे होते थे लीजेंड के रूप में। इसके अलावा बहुत सारी कॉइन्स में जो रूलर्स होते थे उनके टाइटल या फिर उनके जो रूल का टाइम पीरियड भी लिखा होता है। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारी कॉइन्स होती है उसमें जो रूलर्स होते हैं वो बहुत सारे रिलीजियस एफिलिएशंस के इमेजेस भी बनाते हैं, इमेजेस भी उन्होंने कॉइन्स पे स्टक करवाई हुई थी। जैसे कि कुषाणा रूलर्स ने अपने जो कॉइन्स थी, कुछ ने बुद्धिज़्म के टाइटल्स लिए थे, किसी ने शिव महेश्वर जैसे टाइटल रखे थे, तो पता लगता है कि ये शैविज्म के फॉलोवर थे। उसी प्रकार से जैसे कि जो गुप्ता रूलर्स थे उनकी जो कॉइन्स थी उनमें हमें गरुड़ा सिंबल मिलता है, तो बेसिकली पता लगता है कि वो वैष्णव फेथ के फॉलोवर थे। तो ये हमने बेसिक पता देख लिया कि कॉइन्स किस प्रकार से हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। अब हम फाइनली जो गुप्ता कॉइन्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, not just for having their knowledge about what type of coins are there, but what are their significance. जो गुप्ता कॉइन्स हैं, गुप्ता पीरियड में लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इंडियन हिस्ट्री में पहली बार इशू की गई थी। इसके बाद न पहले कभी इशू की गई है गोल्ड कॉइन्स इतनी लार्ज क्वांटिटी में, न बाद में कभी इशू की गई है। सेकंड, क्योंकि ये गरुड़ा सिंबल था तो ये हमें पता लगता है कि ये कल्चरल सिग्निफिकेंस है कि ये वैष्णव फेथ को फॉलो करते थे, यानी कि कल्चरल हिस्ट्री पता लगती है हमें। परंतु जो कुमार गुप्त थे उनकी जो कॉइन्स है उनमें पीकॉक मिलता है हमें, इसका मतलब वो कार्तिकेय के फॉलोवर थे। जो समुद्रगुप्त की अश्वमेधा टाइप कॉइन है ये हमें बताती हैं, ये रही अश्वमेधा टाइप कॉइन, ये अश्वमेधा टाइप कॉइन है, इसमें अश्व है और इसका सेक्रीफाइस हो रही है। ये हमें बताती हैं कि जो गुप्ता रूलर्स थे वो वैदिक रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस को फॉलो, ब्राह्मणिकल सेक्रीफाइसेस को फॉलो करते थे। इसके अलावा हमें जो गुप्ता कॉइन्स है उनमें गॉडेस दुर्गा की भी इमेज मिलती है लाइन पे बैठे हुए। ये वो कॉइन है जिसमें गॉडेस दुर्गा है लाइन पे बैठी हुई है। तो हमें बताता है कि जो जो सक्ता कल्ट थी वो भी हाईली डेवलप्ड थी गुप्ता पीरियड के दौरान। ये सिग्निफिकेंस है कॉइन की। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि न्यूमिस्मेटिक्स आर नॉट जस्ट अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री बट अ कल्चरल हिस्ट्री। ये क्वेश्चन आ रखा है मेंस में 2017 में, तो ये इस तरीके से मैं एनालाइज करना था वहाँ पर। उसके अलावा जो गुप्ता कॉइन्स है उस पर क्वीन कुमार देवी यानी कि समुद्रगुप्त की माता जी का
चित्रण है चंद्रगुप्त के साथ। इसका मतलब ये हमें सिग्निफाई करता है कि जो वुमेन की जो स्टेटस था वो रिलेटिवली हायर था गुप्ता पीरियड के दौरान। ये है कुमार देवी कॉइन, यहाँ पर कुमार देवी है, ये फिर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट है। समुद्रगुप्त की हमें कुछ ऐसी कॉइन्स भी मिली है जिसपे समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। ये रहे वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त। इसका मतलब पता लगता है कि जो म्यूजिक था वो बहुत ही ज़्यादा पेट्रोनेज दी जाती थी समुद्रगुप्त के द्वारा, क्योंकि खुद इतने बड़े म्यूजिशियन थे तो दूसरों को तो पेट्रोनेज देंगे ही। इसके अलावा हमें टाइगर स्लेयर टाइप कॉइन मिलती हैं समुद्रगुप्त की। ये सिग्निफाई करता है कि समुद्रगुप्त ने वेस्ट बंगाल को कॉन्कर कर लिया था। ये हैं टाइगर स्लेयर टाइप कॉइन्स। तो इस तरीके से हमने इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जो भी कॉइन्स मिली हैं और जो इम्पोर्टेंट पीरियड में जो कॉइन्स हैं उनके बारे में हमने देख लिया बेसिक फीचर्स। ये जो बेसिक फीचर्स हैं इन्हीं में से आसपास क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सब्सक्राइब करिए IAS सागा को। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।